हाय फ्रेंड्स, हेलो। कोई है? कोई है? कोई है? आस पास कोई है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? इतना अंधेरा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उषा दीदी प्रणाम। मेरी भामती आ गई। कोई है? कोई है? कहीं दीप चले कहीं दिल। हाँ मनीष जी नमस्कार। हाय अनामिका, अनु। कुछ दोस्त आ जाए फिर बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत क्या शुरू करना है? आप लोग को डराना है। भूत हूं मैं। नमस्ते नमस्ते। देखो, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। नमस्ते मनीष जी। बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीरियस डिस्कोर्स, सीरियस लाइव, सीरियस बातें खूब सुन रहा है। बहुत अच्छा ज्ञान में इजाफा भी हो रहा है। प्रभात जी नमस्कार। महाभूतों को मेरा प्रणाम। कुछ महाभूत अभी और आने बाकी हैं, तो इसलिए भूतों को आरती दिखा के शुरू करेंगे। अजीत जी नमस्कार। वाह, क्या बात है। उषा दीदी, मैं भूत हूँ। हिंदी साहित्य वालों के लिए तो भूत ही हूँ, एलियन हूँ मैं। एक ग्रह है, ये जो लिटरेचर है वो ग्रह है, और मैं इस पर एक एलियन की तरह हूँ। हाय सपना। देखिए दीदी, मैं बहुत ज़्यादा गुरु गंभीर होकर बात करने की कोशिश करूंगी शुरू में, लेकिन विषय इतना मज़ेदार है। सबसे पहले चलिए दीदी बात शुरू करते हैं। आप 8 दोस्त लोग आ गए, धीरे धीरे आएंगे। हाय किसागो हिमांशु। हाय वंदना वाजपेयी जी नमस्ते। सपना को बोल रही है। सपना मुझसे ऐसी ही डरती रहती है, मैं उसको ऐसे ही डराती रहती हूँ। मेरा सपना के सपनों में आना जाना है दीदी। हाँ, हिमांशु आ गए हैं तो बड़ा सोच समझ के संभल के मुझे किस्सा गोई पे बात करनी पड़ेगी। अनक बाबू हेलो, हाय हाय नमस्ते। सबसे पहले निवेदिता जी हेलो। अंकिता जैन। अंकिता, मैंने तुमको इसी मंच पे सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। अनक शर्मा, नो राम राम, जय सिया राम। जय सिया राम। राम से पहले सिया है मेरे लिए। जय सिया राम। विदाउट सिया नो राम राम। और उषा दीदी, आप इतना हंसाएंगी तो मैं सीरियस बात कैसे कर पाऊंगी? मैं तो ऐसे ही एक तो हंसती रहती हूँ। हाँ नमस्ते अंकिता। लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जिज्जी। राजवंत जी नमस्ते। हाँ, हमारा समय अब बीत रहा है, हम बात शुरू करते हैं। बाद में सबको शुभम जी नमस्ते। शुभम जी, कल आपका सेशन इतना अच्छा रहा, मैंने सचमुच बहुत कुछ सीखा। बहुत मुझे पूरा फिर दोबारा वीडियो रात को सुना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसीलिए लाइव सुनना बहुत पसंद है कि कुछ ना कुछ नई बातें मुझे मिल जाती हैं। और कल आप सिनेमा से मुझे विशेष लगाव है। मैं आउटलुक में थी 12-13 साल तक, तो मैंने सिनेमा का पेज देखा है, सिनेमा विशेषांक निकाले हैं, सिनेमा पे किताबें एडिट की हैं। तो सिनेमा पे मुझे बात करना और सिनेमा पे सुनना पढ़ना बहुत पसंद है। और मैं बहुत जी दीदी। लक्ष्मी जी, तो अभी शुरू होते हैं। पहले जरा 2-4 बात कह के उसके बाद आपको भूत का मजेदार किस्सा सब सुनाएंगे। अभी जरा तो थोड़ा सा। अरे निवेदिता जी, तो हमारा तो स्वभाव है ऐसा, हम क्या करें? ये कलमकारी वाले ना बैन कर दे हमको कि ये बात करने आई है कि मजे लेने आई है। ओम सप्रा जी नमस्ते। अनुज अवस्थी जी नमस्ते। हाँ, रीना जी नमस्ते। अच्छा, बाकी जो दोस्त लोग बच जाएंगे ना, उनको बीच में मैं या लास्ट में एक एक का नाम लेके धन्यवाद दूंगी। सबको छोड़ूंगी नहीं किसी को, सबको धन्यवाद। सबसे पहले मनीष जी को धन्यवाद, कलमकारी मंच को धन्यवाद। मैं कलमकारी मंच को जानती थी और कोई ऐसा सेशन नहीं था जो मैंने इनका नहीं सुना। मैं हर शाम आ जाती थी सुनने, क्योंकि मैंने जिसको भी सुना, चाहे अंकिता हो, चाहे
चाहे कोई भी फ्रेंड्स हो, जितनों को सबने कुछ न कुछ ऐसी बात कही या सबको जानना। देखिए हम सब एक परिवार के लोग हैं, साहित्य परिवार के लोग, तो एक दूसरे की रचना प्रक्रिया को जानना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप दूसरे को आप समृद्ध करते हैं अपनी बातों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 3-4 मंचों पे रेगुलर जाती रही। तो धन्यवाद मनीष जी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ आऊँगी और आप सब अपने दोस्तों से बातें करूँगी। मैं नमस्कार यतीन्द्र, तो मैं ऐसे भी गुलशन जी नमस्ते, मैं लाइव से थोड़ा बचती हूँ, मुझे लगता है क्या बातें करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर प्रियंका है, बहुत ज़्यादा देर सीरियस मैं नहीं रह पाती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है सीरियस बातचीत। लक्ष्मी जी वीनस की देवी लक्ष्मी जी, सीरज हाय हाय। अच्छा, ये आधी देर तक तो मैं ये हाय हाय करती रह जाऊंगी। नमस्कार, देखिए हमारे यहाँ गांव में कहते हैं समदर के नमस्कार। जयश्री पुरवार जी, मीना झा नमस्ते। सबको कहते हैं समदर के नमस्कार। तो देखिए मेरा ये हाथ जोड़ के सबको मेरा नमस्कार। बाद में आप लोग कुछ सवाल वाल पूछेंगे। रूपाली, अंजू हाय। तो अंजू मुझे बचाना, ये लोग सब मेरी खिंचाई करने पे तुली हुई हैं। नमस्कार मीना जी। सुनीता हाय। हमारा आज का, देखिए मैं सीरियस हो रही हूँ, ठीक है, सीरियस हो रही हूँ। प्लीज़, साहित्य में सीरियसनेस बहुत एक अनिवार्य चीज़ है। अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे, हाँ यतीन्द्र ठीक कह रहे हो, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। तो जरा आप लोग मुझे सीरियसली लें, मैं सीरियस बात करने जा रही हूँ। आज का विषय है पारलौकिक कहानियाँ। मैं आप सबको ले चलती हूँ बहुत दूर, बहुत पीछे, आपकी उम्र के पूरा पीछे। देखिए पारलौकिक कहानियाँ, सुपर नेचुरल कहानियाँ, विज्ञान नेचुरल चीज़ों की बात करता है और साहित्य में सुपर नेचुरल की बात होती है। मेरा ये मानना है कि हम सब लेखक, पारलौकिकता जो है वो लेखक की खोज है, लेखक का आविष्कार है। एक अवास्तविक दुनिया, यथार्थ के हाथों से चीज़ें बार बार, यथार्थ में फिसलन बहुत है, बहुत फिसलन है, तो यथार्थ से चीज़ें फिसल जाती हैं। वो हमें पकड़ में आती है हमारी फैंटेसी में, हमारी कल्पना में। आप अपना बचपन याद करिए, तोता मैना की कहानी याद करिए। मैं धर्म पे बाद में आऊंगी, सबसे पहले परी कथा की ओर ले चलती हूँ आपको। एक हम सब के बचपन में एक दुनिया, एक हमारे दिमाग में एक दुनिया बनती है सबसे पहले। उसमें कुछ परियां होती हैं, सबके आज तक की बच्चियों के जीवन में जो टेक्निक के युग में पैदा हो रही हैं, उनके बचपन में भी परियां रहती हैं। मेरे बचपन में भी कुछ परियां थी, कुछ राक्षस थे, कुछ फरिश्ते थे, कुछ बुरे लोग थे, तोता मैना की कहानी थी। तब वो परियां देसी थी। आज की परियां सिंड्रेला है और आज की परियों के बहुत सारे नाम हैं। हमारी परियां दूसरी थी, अप्सराएं। तो हम परी कथा सुन कर बड़े हुए। हाँ प्रियंका ठीक कह रही हो। हमारे किस्सों में चिड़िया बोलती थी, हिरन उड़ते थे। हम जानवरों से, आपको याद होगा कि बचपन में हमारी पत्रिकाएं होती थी, उसमें एनिमल्स की जो कहानियां होती, जैसे जॉन ऑरवेल का उपन्यास आप याद करें, उसमें सुअरों का साम्राज्य है और सुअर बातें करते हैं और राज करते हैं। तो आप इसको जादुई यथार्थवाद कह सकते हैं। लेकिन जब हम बचपन में पढ़ते हैं, छोटे छोटे जो हमारी पत्रिकाएं आती थी बचपन में, उसमें चूहे बात करते हैं, बिल्लियां, कुत्ते, एनिमल्स बात करते हैं। ये क्या, ये आपकी ये क्या आपकी दुनिया। हाँ अंजू बात करूंगे भी। विज्ञान नेचुरल चीजों की खोज करता है, सुपर नेचुरल की नहीं करता है। उसकी खोज प्रत्यक्ष की होती है, प्रत्यक्ष का प्रमाण, उसको प्रमाण चाहिए कि प्रत्यक्ष का प्रमाण। और जो सुपर नेचुरल है उसमें हमें प्रमाण नहीं चाहिए होता है, उसमें आभास चाहिए होता है, आभासीय सत्य। ये आभासीय सत्य नहीं है कि हम दोनों आमने सामने बैठे हैं। हाँ नहीं, हीरामन तोता तो बहुत बाद में, जैसे आप देखते हैं कि तोता आते, अब इस तरह से तो वो 2 कबूतर भी हैं जो शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। तो 2 सफेद कबूतर बैठ के, पार्वती सो जाती हैं लेकिन शिव कथा सुनाते रहते हैं, तो 2 सफेद कबूतर उनकी कथा सुनते हैं और उसके बाद उनको अमरत्व का वरदान मिलता है। तो उनका शिव से संवाद होता है, शिव उनको मारने चलते हैं, गुस्सा आता है शिव को। तो शिव कहते हैं दोनों कबूतरों को कि मैम मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहते हैं कि अगर आप मुझे मार देंगे तो जो अमरत्व की आपने कथा सुनाई वो तो झूठी हो जाएगी।
तो शिव छोड़ देते हैं उसको। तो आज भी अमरनाथ यात्री जो जाते हैं वहां, वो दो सफेद कबूतर देखते हैं, उनको लगता है कि इनको अमृत तो प्राप्त है, इसलिए आज तक जिंदा है। अब इसकी जांच विज्ञान ने कभी नहीं किया, कोई नहीं करेगा कि क्या वही कबूतर है जो शिव ने जिनको कथा सुनाई थी, या कबूतरों का वो जोड़ा चला आ रहा है। तो ये सुपर नेचुरल जिसका कोई प्रमाण नहीं है, और विज्ञान इसमें अपना समय खराब नहीं करता है। पश्चिम की बात अलग है, मैं तो यहाँ की आपको बात बता रही हूँ। हाँ, कौवा हकनी भी थी। हाँ, जो कौवों से बात करती थी, कौवा हकनी भी। हमारे यहाँ बहुत ऐसे कैरेक्टर हुए हैं जो मैं आपको इसी में याद आया कि आप लोग को याद होगा, रूस की एक हेलेना थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जिन्होंने बनाई थी। हेलेना उनका नाम था हेलेना ब्लावाटस्की। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में उन्होंने संभावनाएं देखी सुपरनेचुरल की, तो उन्होंने इंडिया में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, सबसे पहले मुंबई में। उसके बाद उसको चेन्नई ले गई उस सोसाइटी को। ये 1878 की बात है, उन्होंने ये बनाई। तो मैं आपको उनकी घटना सुनाती हूँ कि वो बचपन से थोड़ी अलग सी उनको वो चीजें सूंघती थी, उनको सुनाई देती थी चीजें जो आम इंसान कोई नहीं समझ पाता था। उनकी शादी भी हुई, उनको वो जीवन रास नहीं आया क्योंकि वो अलग तरह की स्त्री थी। तो वो पूरा वर्ल्ड घूमने चली, उन्होंने वो शादी से ब्रेक लिया उन्होंने, और वर्ल्ड घूमने चली, भारत आई, 10 साल भारत में रही। उनके कई किस्से बड़े मशहूर हैं, कई किस्से। जैसे एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ, अब इसकी विज्ञान क्या जांच करेगा, कि लंदन में थी वो, तो कर्नल साहब कर्नल हेनरी उनसे मिलने आए। तो वो बैठी हुई थी, वो कुछ सिलाई कर रही थी। तो कर्नल हेनरी बार बार उनसे अच्छा, वो बैठ के कुछ हाथ से सिल रही थी, अब बार बार अपना पैर हिला रही थी। तो कर्नल हेनरी ने उससे पूछा कि आप ये बार बार अपना पैर क्यों हिला रही हैं, आप हाथ से सिलाई कर रही हैं, पैर क्यों हिला रही हैं? तो हेलेना ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मुझे सिलाई नहीं करने देना चाहते। तो बोले कौन लोग हैं? तो कि कुछ हैं जो आपको नहीं दिखेंगे, मुझे दिखते हैं। तो कर्नल ने उनको चुनौती दी कि ठीक है, आप सारा कपड़ा जो आप सिल रही हैं वो छोड़ दीजिए, रख दीजिए, और उनको देखते हैं वो क्या करते हैं जो सिलना चाहते हैं। तो हेलेना ने सारा कपड़ा बंद कर दिया के सामने। उतनी देर कर्नल साहब बैठे रहे, दोनों की बातचीत होती रही। फिर जब कर्नल साहब उठे चलने के लिए, तो हेलेना ने कहा कि अब मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने अलमारी खोला, तो उसमें जितने कपड़े वो सिल रही थी बैठ के, सारे कपड़े सिले हुए थे। तो वो सारा कपड़ा उन्होंने कर्नल साहब को दिखाया। एक तो ये घटना। दूसरी घटना कि हेलेना पे लोग विश्वास नहीं करते थे। हेलेना अपने घर गई, अपने घर रिश्तेदारों के बीच में। तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि वो कुर्सी उठा के यहाँ ले आओ। छोटा भाई कुर्सी उठाकर लाया। फिर दोबारा उन्होंने अपने उसी भाई से कहा कि इस कुर्सी को उठा के वापस वहीं रख दो। तो छोटे भाई ने कुर्सी उठाई, कुर्सी हिले ही नहीं, जोर लगाया, हिले नहीं। सब लोग आ गए उस कुर्सी को उठाने, वो कुर्सी हिले ही नहीं, वो कुर्सी टस से मस नहीं हुई। तो हेलेना ने कहा छोड़ दो, अब उसको छोड़ दो कुर्सी को। फिर हेलेना ने कहा कि अब उठाओ। हेलेना ने कुछ बातें की हवा में और कहा कि अब उठाओ कुर्सी। तो उनके भाई ने एक उंगली से कुर्सी उठा लिया, कुर्सी उठ गई। तो ये दो घटनाएं थी जिसके विज्ञान कोई परख नहीं कर सकता और नहीं बता सकता। ये भी प्रत्यक्ष है कि आंखों के सामने हुआ। ये अलग बात है कि मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं कहूँ। हाँ, एक घटना मैं आपको अपने बचपन की जरूर सुनाऊंगी कि मैं 6-7 में पढ़ती थी। साहेबगंज बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर में। तो उस ब्लॉक में मेरी एक दोस्त है, इस बात को जानती है। उस ब्लॉक में एक अधिकारी थे, उनका बच्चा मेरी एज का रहा होगा, 6ठी-7वीं में पढ़ता था। वो 6 जन्मों की कथा सुनाता था, 6 जन्मों की। और उस समय सत्य कथाएं छपती थी। और मेरे पिताजी दरोगा, तो उस समय एक बिहार में बहुत सत्य कथा के बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए, उनका सदानंद या कुछ ऐसे ही नाम था, बड़े पॉपुलर थे। तो वो बहुत आते थे मेरे घर पे अपराध कथाएं लेने, मेरे पिताजी से बहुत सारी कहानियां लेने। तो उनको मेरे पिताजी ने कहानी दी कि ऐसे ऐसे मेरे मित्र का बेटा है, नीरज नाम था उस लड़के का। नाम इसलिए याद है कि वो थोड़ा हम लोग से कटा कटा रहता था, और मेरी बड़ी उत्सुकता होती थी कि मैं उससे बातें करूं, क्या क्या सोचता है। तो मैं मुझसे उसके पास जाती थी कि, तो उसने कहा मुझे 6 जन्मों की कथा याद है। और मेरे पिताजी आज जिंदा नहीं है, मेरे पिताजी गवाह थे कि 6 जन्मों की जांच हुई। मेरे पिताजी, उसके जो वर्तमान बाप थे, उसके पिता, उसकी फैमिली के साथ वो 6 जन्मों के परिवार में गए। और सब जगह एक बात कॉमन निकली कि सब जगह ये कम एज में मरा, और
क्यों मरा? तो लाल कपड़े की वजह से। हर जगह कहीं ना कहीं एक ही रीजन थी इसकी मृत्यु की। उसकी अलग कथा है, वो किताब कहीं होगी मेरे यहाँ रखी हुई। तो मैं उससे पूछती, जब तो इस जन्म में उसको लाल रंग से बचा के रखा जाता था, लाल कपड़ा नहीं, उसको लाल चीजें ना दिखे, क्योंकि हो सकता है लाल से मर जाता था वो, तो मर ना जाए। तो छठा जीवन था इसका। तो जहां जहां मेरे पिताजी गए, जांच के लिए गए बाकायदा, तो हर जगह वो लोग मिले और उन्होंने लड़का जानते ही पहचान जाता था, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा भाई है, हाँ हाँ ये मेरी बहन है, ये मेरा घर है। और गांव में घुसते ही दूर से कहता था, मेरे पिताजी आके बताते थे कि गांव में रास्ता तक बताता था वो बच्चा, गांव में घुसने से पहले ही बताता था, ये देखिए ये मेरे घर जाता है, और दूर से बताता था ये मेरा घर है, ये मेरी गाय है, ये मेरा बैल है, उस जन्म में मैं ऐसे करता था, ये यहाँ एक कुआं होगा, यहाँ एक नदी होगी, सब कुछ बताता था। और मेरे पिताजी सब कुछ नोट करते थे, क्योंकि उस समय का ये बहुत सनसनीखेज मामला था। तो उसके बाद पत्रिका में छपी कि एक बच्चा, अखबारों में छपी कि एक बच्चा जो 6 जन्मों की कथा सुनाता है, 6 जन्मों की उसको याद है। एक घटना, और हम लोग जब गोपालगंज में थे, हमारे घर के ठीक सामने, मैं तब बहुत छोटी थी, मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं। मेरी माँ ने बताया कि एक सामने कोई फैमिली आई, तो उसमें एक सज्जन थे, उनके ना कलेजे में कुछ धसा हुआ सा दाग था पैदाइश से। उनको अचानक बड़े होने पर कुछ याद आया, तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई सबको, उनको पिछला जन्म अचानक याद आया। अब तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और उनके कलेजे में स्टीयरिंग धस गई, तो ये धसने का ये है। मैं दिल्ली आने के बाद मेरे दिमाग में सारी चीजें थी, तो मैं केएन राव के पास गई। मैं पुनर्जन्म को लेके बहुत चिंतित थी, मुझे जानना था, मेरी परलौकिक कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। आज से नहीं, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे एक भैया के पास मुझे एक किताब मिली, बहुत मोटी सी, उसका शीर्षक था भटकती रूह है। मुझे नहीं मालूम लेखक कौन था, भटकती रूह है। मैं उतनी छोटी थी, उस किताब को पूरा पढ़ गई। भटकती रूह है, पता नहीं किसकी हो, आज जयंती की किताब का शीर्षक है रूह की प्यास, लेकिन उस समय वो किताब का शीर्षक मुझे याद है और मैं पूरा पढ़ गई। तो सब सारे पश्चिम की कहानियां थी, अनुवाद वाली कहानियां थी, बाहर की थी। अब मुझे उस समय कुछ, मैं 6ठी 7वीं में रही होंगी, लेकिन इतनी दिलचस्पी थी मेरी कि मैं पढ़ गई। तो मेरे जीवन की एक तो ये दो चीजें रही पुनर्जन्म वाली, तो मुझे बहुत दिलचस्पी थी। तो मैं केएन राव साहब के पास गई, ज्योतिषी हैं केएन राव, बहुत बड़े, उनको सब लोग जानते हैं, और वो वैज्ञानिक धारा के ज्योतिषी हैं, अंधविश्वासी नहीं, वो झूठ फूस वाला या अंगूठी पहन लो, मंत्र कर लो, ये सब नहीं करते हैं, बहुत साइंटिफिक ढंग से बातें करते हैं वो। तो केएन राव साहब ने मुझे इतनी मोटी किताब दी, किताब आज भी मेरे पास है, बर्थ को जो पुनर्जन्म को लेके इतनी मोटी किताब मेरे पास है। उन्होंने कहा इसको पढ़ जाओ। अब उतनी मोटी किताब पढ़ने में मेरी हालत खराब, अब पढ़ के कहा कि आओ तब बात करेंगे, तो ना मैं पढ़ पाई ना उनके पास जा पाई। लेकिन ये है कि मैं कभी कभी किताब पलटती हूँ तो उसमें चिन्ह, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चिन्ह दिए हुए हैं उसमें, कि जैसे किसी को यहाँ माथा पे चिन्ह है, किसी को हाथ में, किसी को बैक पे, किसी को कलेजे पे, किसी को पेट पे, किसी को माथे पे, तो चिन्ह है। हाय प्रभात भाई, हाय ओम सप्रा जी, राजीव जी नमस्ते, हाय विजय श्री। तो चिन्ह, तो मैंने उसमें से कई चिन्ह निकाले, और मैं सच बताती हूँ आज भी मुझसे कोई मिलता है तो मैं अगर उसके देह पे कहीं कोई ऐसा चिन्ह जो बहुत पुराना लगता हो, ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मिल जाता है तो मैं चुपचाप उस किताब में ढूंढती हूँ। कहते हैं कि उस चिन्ह से उसके पिछले जन्म का वो पता चलता है कि वो कैसे मरा, या पिछले जन्म में उसका क्या संबंध है। जैसे आपको याद होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक सीरियल आता था, वो मैं बहुत देखती थी, बहुत। मेरा मन था कि मैं खुद जाऊं, मैं पता लगाऊं कि मैं क्या थी। तो देखिए, इस समय मेरा विश्वास है, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। आपको जो मानना है आप मानिए, मुझे जो मानना है। हाँ हाँ मनीष जी, हाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाँ। तो लेकिन मैं जाना चाहती थी, नहीं जा पाई, वो अलग रीजन था, क्योंकि मैं शायद अपने पास्ट से डरती थी कि वो हमेशा वो ले जाते हैं 400 साल 500 साल पीछे, ऐसा क्योंकि मैंने जो सीरियल देखा उससे मैं डर गई कि पता नहीं ऐसा क्या भयंकर, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ भयंकर निकल रहा था। किसी का मर्डर हुआ, किसी ने मर्डर किया, कोई चोर था, कोई अपराधी था, कोई किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसी की हत्या हुई, तो मतलब किसी ने हत्या की, तो उससे लोग सुनते हैं
कि ठीक हो जाते हैं उस थेरेपी से, लोग ठीक हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं कि मैं ठीक होती। मुझे प्रॉब्लम हुई थी, 99 में हुई थी, वो मेरे साथ एक जीवन में एक हादसा हुआ, तो उसके बाद हुई थी, लेकिन मैं संभल गई, 2 साल लगे संभल गए। तो फिर मुझे लगा कि मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन अब मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि बीच बीच में मैं इस तरह की चीजें पढ़ती रहती हूँ। और जब से मैंने भूत कथाएं लिखी हैं, मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है कि देखिए, मैं थोप नहीं रही हूँ, आप साहित्य से इसको बाहर कर दीजिए भूत कथाओं को, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आदत है। प्रभात भाई लगातार पॉपुलर लिटरेचर को लेके लड़ते रहते हैं और उसको स्वीकृति दिलाने की कोशिश करते हैं, मात्र प्रभात रंजन तो सामने है, इसलिए मैं याद आ गया मुझे कि तो मैं भी उनके साथ हूँ इस मामले में कि ठीक है, भूत कथा आई, लोगों ने साल की किताबों में उसको कुछ नहीं समझा, चाहे जयंती की किताबों, मेरी किताबों, आपने कुछ नहीं समझा। लेकिन आप अपने बचपन को अपने स्मृति से काट के नहीं फेंक सकते, आप उन परी कथाओं को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, आप उन बौनों की कथाएं नहीं फेंक सकते, गुलिवर की कथा नहीं फेंक सकते, आप उन 3 परियों की कथा नहीं फेंक सकते जो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी नर्सरी में पढ़ती थी कि एक लेडी है, गरीब थी, वो कपड़े सिलती थी, थक जाती थी तो रात को सो जाती थी, तो आकाश से 3 परियां रात को आती थी, उसके कपड़े सिल के रख जाती थी, तो उसकी बड़ी मदद होती थी। सुबह में उन कपड़ों को लेके वो बेचती थी, उससे उसका घर का खर्च चलता था। आप अपनी स्मृति से वो तमाम जादुई कथाएं नहीं दूर कर सकते, और आपका भी बच्चा, किसी का भी बच्चा, परी कथा से ही उसका बचपन शुरू होता है। कुछ भी हो जाए, हमारी चेतना से, हमारे संस्कारों से परी कथा कभी गायब नहीं होगी। मैं पहले अपनी देसी बात कर लूं, फिर बाहर की बात करूंगी। हेलेना की बात के बाद मैं आपको कुछ चीजें अपने अब धर्म की तरफ आती हूँ। हाँ निवेदिता जी, हाँ निवेदिता, सही बात। विज्ञान हमेशा संदेह करना, संदेह तो साहित्य का काम भी संदेह करना है, साहित्य भी संदेह करता है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं संदेह करती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है कोई, तो मैं संदेह करती हूँ, और सबको संदेह करना चाहिए। लेकिन इतनी हिकारत के भाव से परलौकिक कहानियों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा बचपन उससे। हाँ, थैंक यू अंकिता, रानी सुमिता जी, थैंक यू। देखिए, आप कहते हैं ना आप लेखक हैं, तो आप क्या करते हैं? एक पारलौकिक संसार ही तो रचते हैं। आप बताएं कितना यथार्थ है आपकी कहानियों में, कितनी फैंटेसी है। मार्केज ने क्या लिखा, लोग क्या लिखते हैं, कहाँ से लाती है दुनिया, वो कौन सी दुनिया है? आपने देखी वो दुनिया? नहीं देखी है। ये सारी दुनिया हम अपने वो काफका को इसको नेम ड्रॉपिंग मत समझिएगा, क्योंकि आज मेरी मजबूरी है कुछ नाम लेना, तो इसलिए मैं ड्रॉप करती हूँ कि काफका कहते हैं ना, काफका का एक अंश मैंने निकाल के रखा भी था कि आपको सुनाऊंगी वो लेखकों के बारे में, लेखन के बारे में क्या कहते हैं। तो कि उनका कहना है कि हर जादूगर के अपने कर्म कांड होते हैं। मिसाल के लिए हेडन अभिमंत्रित टोपी पहनकर महान संगीत रचनाएं करते थे। हेडन थे संगीतकार, तो वो उनका अंधविश्वास था, वो टोपी पहन के संगीत रचनाएं करते थे। आखिरकार लिखना प्रेत छायाओं का आवाहन ही है, ऐसा उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया कि एडगर एलन पो एक लेखक थे, उनकी कहानियों के 3 वॉल्यूम थे। काफका ने उनके बारे में कहा है कि वो रहस्य रोमांच की तरफ मुड़ गए थे, और इसलिए मुड़ गए थे। काफका का ये कहना है कि यथार्थ के मुकाबले कल्पना में फिसलन कम होती है, यथार्थ के मुकाबले कल्पना में फिसलन कम होती है, लेकिन यथार्थ के मुकाबले कल्पना में ज्यादा स्पेस होता है और ज्यादा गुंजाइश होती है, और आपकी काल्पनिकता की पोटेंशियल, आपकी उर्वरता, सब आपकी कल्पना से ही परख होती है। आपकी कल्पना, आपका कल्पना लोक कितना पावरफुल है, आप कितनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं, इसका तो चंद्रकांता संतति सबसे बड़ा उदाहरण है। आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, हम लोग भारत में यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको 2 दर्जे का समझते हैं, परलौकिक कहानियाँ। कल मैं एक कहानी, लावण्या शाह अमेरिका में रहती है, उनकी कहानी पढ़ रही थी, मन का मीत। उसमें एक पहाड़ पे एक लड़का है, उसको एक पहाड़ी लड़की से प्यार होता है, उसके पीछे खूब गहरा प्यार हो जाता है, एक पुल पे वो मिलते हैं और खूब प्यार हो जाता है, उसके घर आने जाने लगता है। एक दिन वो लड़की अचानक गायब हो जाती है, तो उसके घर जाता है, तो उसका जो महल जैसा घर है पहाड़ पे, तो गार्ड बताता है कि तो राजकुमारी रत्ना है, 200 साल पहले मर गई।
तो देखिए, कुछ आभासीय सत्य भी होते हैं। हो सकता है उसका इल्यूजन हो, उसका भ्रम हो, उसके भीतर कोई राजकुमारी बैठी हो जिससे वो प्यार करना चाहता हो और उसको उसने देखा हो, उसकी कल्पना में भटकता हो। तो मनोविज्ञान भी तो एक सच है ना, जिसमें अनेक तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, अनेक तरह के भ्रम होते हैं। तो अच्छा, इसी तरह की लोग हमारे यहाँ हिंदी में डरते हैं भूत की कहानी लिखने से। अभी अभी पंखुड़ी सिन्हा भूत कथाओं पे किताब संपादन करना चाह रही हैं। उनका फेसबुक पे पोस्ट देखा मैंने। जयंती रंगनाथन बाकायदा कर चुकी हैं संपादन की तैयारी। अनेक लोगों से भूत कथाएं लिखवाई उन्होंने। लोग लिख रहे हैं, जो लोग नाक बहुत सिकोड़ते थे वो भी भूत कथाएं लिख रहे हैं। मैं अभी लंदन गई थी अक्टूबर में, तो जकिया जुबेरी जी वहाँ काउंसिलर हैं और बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, बहुत अच्छी हिंदी के राइटर हैं। वो मुझे लेकर अपने इलाके के मिल हिल इलाके में एक ऐसा रेस्टोरेंट में लेकर गई। शाम हो रही थी और लाइटें जल रही थी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बंद था, नहीं तो हम अंदर जाते। अब मैं भूतों ऊतों से डरती नहीं हूँ। एक ज़माना था जब बहुत डरती थी, बहुत। मैं जब दिल्ली आई थी तो सत सोनी जी थे, सांदे टाइम्स के एडिटर। वो भूत प्रेत की बहुत कहानियाँ लिखा करते थे। तो उन्होंने कहानी लिखी, आंखों देखी कहानी लिखी कि रात को नाइट ड्यूटी करके जा रहे थे, तो जो कब्रिस्तान, हुमायूं रोड पे कब्रिस्तान है, वहां से लंबी कतारें औरतों की गुजर रही थी। इस तरह के उन्होंने अपने अनेक अनुभव लिखे थे सत सोनी जी ने, और बड़ा पॉपुलर था उनका कॉलम, मैं खूब पढ़ती थी। तो अब उसके बाद मेरी नाइट ड्यूटी लगने लगी, तो गाड़ी उधर से किसी न किसी को ड्रॉप करके आती थी। तो मैं जानबूझकर लेट नाइट उधर से गुजरना पसंद करती थी, और उधर से जो भी गुजरे तो मुझे लगता था कि वो कब्रिस्तान से निकल के कोई भूत ही जा रहा है। तो मैं देर तक टकटकी लगाए दिखती थी। और देखिए, मैं सचमुच एनकाउंटर के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भूत है तो जब तक मैं देख न लूँ मैं विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी चेतना पे विश्वास करती हूँ। और देखिए, भूत का मतलब क्या है? भूत क्या है? आपका अतीत है, आपका बीता हुआ कल, आपका गिल्ट। तो मेरे लिए भूत वही है। भूत मतलब वो महल में कोई है, कहीं दीप जले कहीं दिल। देखिए, सिनेमा में तो ठीक लगता है, लेकिन मैं इसको थोपने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आधी आधी रातों को जाग के हर आवाज पे मैं अपने गांव गई जब बचपन में। एक बगीचे की लंबी कतार थी, ताड़ के पेड़ों की, छोटे छोटे, कि वहां मत जाना भूत रहते हैं, आम की गाछी में मत जाना भूत रहते हैं। मैंने भूत खिलाते हुए देखा। तो बच्ची थी तो मैं कैसे जांचती। जब बड़ी हुई तो मैं गई, तो मैंने कहा मुझे उस गाछी में, सब लोग अभी भी और नहीं वहां मत जाओ। पंचायत वेब सीरीज जो आया है उसमें रियल चीज है, वो मेरे गाँव का रियल है वो। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, और रात को गई टॉर्च के जला के, और कुछ खटका हो, कुछ पत्ते हिले, तो मेरे साथ जो के सब भाग गए छोड़ के। मैंने कहा मैं नहीं भागूंगी, मैं चेक करूंगी कि भूत है। तो मुझे भूत वहां नहीं मिला, लेकिन भूत का आभासी सत्य मिला, उसके साथ जुड़ी हुई अनेक कहानियां मिली। सदानंद जी नमस्ते, गयासु शेख जी नमस्ते, उषा किरण जी नमस्ते, नीलिमा शर्मा जी नमस्ते। सबको एक एक बार नमस्कार कर लूं, फिर आगे अपर्णा आनंद सिंह नमस्ते, पुष्य मित्र जी नमस्ते। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं कि आप अपनी रचनाओं से कहाँ ले जाते हैं। हाँ, मैं अपनी रचनाओं से, जो मेरी भूत कथा है, मैंने सबको ये कहती हूँ कि आप उन कहानियों को पढ़िए। अगर उन कहानियों में अंधविश्वास को स्टैब्लिश किया गया तो वो बेकार है, वो फेंक दीजिए। अगर उन कहानियों में कहीं आपके समाज का बहुत क्रूर चेहरा दिखता है, और भूत के बहाने आपके अतीत की वो चीजें, जो गलतियां जो समाज ने स्त्रियों के साथ की, और समाज ने दलितों के साथ की, गरीबों पिछड़ों के साथ की। डायन और चुड़ैल किसको कहते थे? गरीब को। जो गरीब स्त्रियां हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आपको छीननी है, जो विडो हैं, उनको डायन चुड़ैल। तो ये सब एक षड्यंत्र थे। तो मेरा काम भूत कथा के जरिए उन चीजों को उजागर करना, थोड़ा आपका मनोरंजन करना। देखिए, भूत कथा, भय भी एक मनोरंजन है, भय में एक रस है। ऐसा नहीं होता तो बचपन में हम सब ने इतनी भूत कथाएं सुनी है। मेरी बड़की चाची थी, वो बहुत भूत कथाएं सुनाती थी। मैंने उनसे इतनी भूत कहानियां सुनी है। तो वो मेरी, और बताए बहुत बड़े होने तक भी एक कहानी ऐसी थी जो मैंने संग्रह में डाला है, कि वो कहता था, वो जरा एक गिलास पानी देना, तो वो हाथ ऐसे करता था लंबा करके, कहीं ये तो नहीं। तो वो जो लंबे हाथ, हमें, मैं किसी के बहुत दिनों तक हाथ देख के डर जाती थी। ये बचपन की बात बता रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में भूत से डरना कब छोड़ा, क्योंकि मुझे अवास्तविक लगते हैं भूत।
कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं, तो मैं उनके अस्तित्व पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं किस्से कहानियां तो लिख सकती हूँ क्योंकि उसमें मजा आता है मुझे, और उसके बहाने में कुछ नई चीज खोजने की कोशिश करती हूँ, कुछ उजागर करने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ तलाश रही हूँ। तो बहुत दिनों तक वो हाथ देख के डर लगता था। तो मुझे धीरे धीरे जब मैं जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई कि मेरा मन करता था, उस समय मैं 2 साल बहुत डिप्रेशन में रही हूँ अपनी जिंदगी के किसी अपने बहुत करीबी की मौत के बाद। तो मेरा मन करता था कि मैं उसका आह्वान करूं, मैं उससे बातें करूं। और हम लोग हॉस्टल में प्लेन चिट करते थे, भूतों को बुलाते थे और कहते थे हमारे पूर्वज आ जाओ, हॉस्टल में बैठ के। हम लोग इतनी शरारतें करते थे कि कोई अपनी दादी को बुला रहा है, कोई अपनी बुआ को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। तो हम लोग ये शरारतें करते थे क्योंकि उस समय हमारा एक्सपोजर इतना नहीं था कि ये बकवास है, ये बेकार चीज, हम प्लेन चिट क्यों कर रहे हैं। हमें लगता था सच में, और कुछ हिलने लगता, कटोरे में पानी रखते थे, अगर पानी हिलने लगता था अपने आप तो लगता था हाँ आ गई आ गई आ गई, वो आ गई, मेरी बुआ आ गई, मेरी दादी आ गई। इस तरह से हम बातें करते थे। देखिए अगर भूत कथा से सब किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे तो बहुत सारी उन कथाओं से प्रॉब्लम है जिसमें परियां रहती हैं, जिनमें चूहे बोलते हैं, जिसमें कुत्ते बोलते हैं, जिसमें गाय बैल बात करती, जिसमें तोता मैना बात करती है। तोता तो बोल भी ले, लेकिन हीरामन तोता को न करना पड़ेगा आपको, पूरी भारतीय चेतना से सब कुछ निकालना पड़ेगा आपको फिर तो। और दूसरे एक चीज और बहुत जरूरी बात मुझे कहना है कि परलौकिकता का एक एहसास भी होता है। जैसे मैं पिछले दिनों अभी दोबारा से भामती पढ़ रही थी उषा किरण खान का, तो उसमें एक हिस्सा आता है जो बताना बड़ा जरूरी लग रहा है मुझे कि उषा किरण खान जब भामती लिख रही थी तब तक भामती की खोज नहीं हुई थी उस तरह से, उनके तालाब की और पुरातत्व की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने अपने आप एक जगह एक प्रसंग लिखा कि उपन्यास में भामती लिखा कि भामती लड़कियों को इकट्ठा करती हैं पढ़ाने के लिए और सरस्वती की मूर्ति रखती हैं और बच्चियों को पढ़ाने लगती हैं। ये बिल्कुल उनकी शुद्ध कल्पना है, शुद्ध कल्पना। बाद में भामती के तालाब की जहां उनके होने की बात है, प्रमाण मिले, तो उसकी खुदाई हुई, बहुत सारी मूर्तियां निकली उसमें से सरस्वती की मूर्ति भी निकली। ये एक लेखक खुद ही पारलौकिक होता है लेखक। उसके भीतर जब तक ये पारलौकिक क्षमता नहीं होगी वो अपने पात्रों के बारे में नहीं जान पाएगा। परकाया प्रवेश क्या चीज है, मुझे कोई बताए कि परकाया प्रवेश क्या चीज है। हम कैसे करते हैं परकाया प्रवेश? आप कैसे लिखेंगे किसी दुष्ट व्यक्ति के बारे में? आप तो बहुत भले मानस है, लिखना है आपको किसी दुष्ट, आपको विलेन खड़ा करना है तो विलेन को कैसे खड़ा करेंगे? परकाया प्रवेश करते हैं ना। तो यही परलौकिकता है ना एक लेखक की, और क्या है ये? तो एक ये दूसरा चीज मुझे कुछ बताना था आपको भारतीय मानस से, जो मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए तैयारी। किसी की डेथ होती है, हम कहते हैं ना परलोक सिधार गए। कहाँ, कौन से परलोक चले गए, कैसे परलोक सिधार गए? आप बोलते हैं ना परलोक सिधार गए, कहाँ चले गए, किस लोक में चले गए? एक ऐसी दुनिया जिसकी हमने कल्पना की, जिसे हमने देखा नहीं। हम मैं मानने को भी तैयार नहीं हूँ परलोक सिधार गए, लेकिन हमारे बोलचाल में, हमारे चलन में है कि परलोक सिधार गए। अच्छा, परा मतलब वह विधा जो नश्वर ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है। तो अब महाभारत पढ़िए, वेद पढ़िए, आपको कई ऐसी आदिकाल में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें, पारलौकिक चीजें मिलेंगी, जो पारलौकिक शक्तियां मिलेंगी जो मानवीय इच्छाओं को पूर्ण करते थे। अभी वरदान कौन देता था हमें? वरदान कौन देता था? उसके बाद ये कि एक चीज जो हमारे यक्ष यक्षिनियां, गंधर्व कथाएं, विधाधर, अप्सराएं और ये नायिकाएं, 64 योगिनियां, पिशाचिनियां, किन्नर, दैत्य, दानव, इन सब चीजों की कल्पना की गई है हमारे यहाँ। और इन सब का मतलब मैं धर्म की तरफ थोड़ा आना चाह रही हूँ कि उसमें तो सारी चीजें काल्पनिक है ना, मिथक तो आपकी सारी काल्पनिकता है। और तो वो सब भी तो लेखक ही थे, उसे लिखने वाला भले होठों से होठों तक की यात्रा रही होगी, लेकिन कोई ना कोई तो किसी ने तो पहली बार कही होगी ये कथा। क्या आपको प्लेनचेट पे विश्वास है? नहीं जयश्री जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ राहुल जी, थैंक यू। बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी जगह बताएं कि भूतहा जगह है तो मैं जाना चाहूंगी। बस ये है कि भूत के नाम पे वहाँ कोई डाकू न छिपा हो कि जो मारते, बस वहाँ इतनी सुरक्षा की गारंटी हो तो मैं अकेले टॉर्च लेके जाने को तैयार हूँ।
कि मैं जांचने, मैं चाहती हूँ, ठीक है, चाहे उसके बाद सहर हो ना हो, लेकिन जांचने में कोई हर्ज नहीं है कि ये सचमुच भूत होते हैं क्या। लेकिन देखिए, भूत से रोमांच तो होता है, आप कुछ भी कहिए। मैं भूता फिल्में इतनी देखती हूँ, अभी भूत खत्म किया अमेजन प्राइम पे, तो मजा आता है। लेकिन देखिए, उस फिल्म को आप ऐसे मत देखिए कि कोई भूत है उसमें, ऐसे देखिए कि एक स्त्री अपने प्रेमी को इसलिए मार देती है कि उसके कोख में जो बच्चा है वो उसको पति को ना पता चले। तो ये आप ये देखिए कि ये एक्सपोज होता है, उस भूत के बहाने एक अपराध उजागर होता है। तो मेरा जो मानना है ऐसी है, मैं इस पे, आप सब स्वतंत्र हैं अपने ढंग से चीज़ों को लेने के लिए और मानने के लिए, मेरा कहीं से मैं कुछ किसी पे थोप नहीं रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ विधाधर की कल्पना है, वो चमत्कारिक शक्तियों से को धारण करने वाले विधाधर होते थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि शिव के सहचर होते हैं और हिमालय पे रहते हैं और उपदेव हैं, और बौद्ध धर्म में भी इसकी चर्चा है। यक्ष यक्षिणी के बारे में आप जानते हैं कि कुबेर भी एक यक्ष थे, हमारी दीदारगंज की यक्षिणी भी है। मूलतः 8 यक्षिणियां हैं जो साधक थीं, जो हर इच्छा पूरी कर देती हैं, और युधिष्ठिर और यक्ष संवाद आपको पता होगा। इसी तरह से गंधर्व हैं जो केवल गंध को पसंद करते हैं और इंद्र के दरबार में वाद्य बजाते हैं। जब अप्सराएं नृत्य करती हैं तो वाद्य बजा। गंधर्वों के बारे में कहते हैं कि कश्यप की पत्नी आरिष्ठा के गर्भ से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई, और गंधर्व का अपना लोक है, गंधर्व लोक है। अब हमारे यहाँ अथर्ववेद में इन्हें देवता पितर के समक्ष रखा गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि गंधर्व विवाह हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है? ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये गंधर्व विवाह ही तो है, जिसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। अप्सराएं देखिए, 11 किस्म की अप्सराएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। वैसे अप्सराओं की संख्या लोग बताते हैं 108 से लेके 1008 तक है, लेकिन जो मुख्य अप्सरा आप उनको जानते हैं, रंभा, उर्वशी, मेनका, कृतस्थली, पुंजिकस्थला, अनुलोम्या, प्रलोम्या, वर्चा, घृताची, तिलोत्मा, ये सब पूर्वचित्ती, ये सब हमारी अप्सराएं थी। नायिकाओं में गिनती होती है यक्षिणियों की, अप्सराओं की। जो नायिकाएं होती है वो भी अति सुंदर होती है और मोहित करने की कला में निपुण होती है। वशीकरण मंत्र उनको आता है और देवता लोग उनको नियुक्त करते हैं किसी के वशीकरण करने के लिए। 64 योगिनियां आपको याद दिलाना चाहूंगी। सिंहासन बतीसी में जो छोटी छोटी स्त्रियों की मूर्तियां हैं, वो 64 योगिनियां हैं, जो पुतलियां हैं। सिंहासन बतीसी में जो छोटी छोटी पुतलियां हैं, वो 64 योगिनियां हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इनकी। पश्चिम में किन लोगों ने, पश्चिम में कोई भेद नहीं है लिटरेचर में कि ये लिटरेचर है, ये हमारे यहाँ लिटरेचर में भेद है। ये सीरियस लिटरेचर, ये लुगदी साहित्य, ये साहित्य। पश्चिम में देखिए कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऑस्कर वाइल्ड, चलिए पूरी सब लोग उनके दीवाने हैं ऑस्कर वाइल्ड के। ऑस्कर वाइल्ड का सबसे मशहूर किताब है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। जिन्होंने जो ऑस्कर वाइल्ड के फैन हैं उनको पता होगा। घोस्ट स्टोरीज म्यूरियल स्पार्क की बहुत फेमस किताब है। रॉबर्ट डब्ल्यू चैम्बर्स की किताब है द किंग इन येलो। ऑक्टावियो ई बटलर की है फैलेजिंग। इसमें नस्ल भेद जैसे सामाजिक राजनीतिक मुद्दे भूत के बहाने से उठाए गए हैं। तो ये देखना होगा कि लेखक किन मुद्दों को छूता है पारलौकिक कहानियों के माध्यम से। विल एलियट की है किताब द पिलो फैमिली सर्कस। अल्फ्रेड हिचकॉक ने तो बहुत काम किया है, उनकी किताब थी ट्विलाइट जोन, बाद में इस पर फिल्म भी बनी थी, आप लोग को पता ही होगा। तो पश्चिम में ऐसा कोई भेद नहीं है कि भूत कथा है तो इसको अछूत मानो और गीता श्री ने भूत कथा लिख दिया तो ये लिटरेचर नहीं है, ये तो ऐसे ही है, हल्के से ले लो। तो अब मैं कोई अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि इस तरह से लेखन में हिंदी में बहुत भेद होता है। पश्चिम में तो ऐसा भेद नहीं होता कि जो भूत पे किताब आती है उस पर फिल्म बन जाती है और हिट हो जाती है, इतना लोग देखते हैं। और हमसे ज़्यादा अंधविश्वासी पश्चिम के लोग हैं, और हम लोग के लिए पश्चिम बड़ा मॉडल है ना यहाँ पे, इसलिए ये बात करना मुझे बड़ा जरूरी लगा।
एक आध चीज़ और बता के फिर मैं आप लोग के सवाल लूँगी और आप लोग से बात करूँगी। जैसे हमारे यहाँ शुरू से परियों की जो कल्पना की गई थी, जो मैंने शुरू में कहा था, उसमें एक आप ध्यान रखिएगा कि उसमें परियों दो चीज़ें होती थी। एक, परियों के पास जो पंख होते थे, तो एक कथा में है कि वो पंख अपने कहीं किसी के पास रख, वो पुरुषों पे मोहित होती थी, अपने पंख रख देती थी एक भरोसे के साथ कि इस पंख को कुछ मत करना, जब मेरा मन होगा मैं वापस जाऊंगी। तो वो जो प्रेमी पुरुष होता था वो इतना डर जाता था कि पता नहीं कब ही छोड़कर चली जाए, तो वो उसके पंख जला देता है और परी अभिशप्त होकर पृथ्वी पर रह जाती है, या फिर वो प्रार्थना करके वापस चली जाती है। तो ये जो परी के साथ, परी मतलब स्त्री के साथ जो पुरुष का धोखा है, उसके भरोसे पर उसका पंख जला देना, तो हम इसको क्यों ना देखें? जो उसने भरोसा करके, जैसे स्त्री भरोसा करके अपने घर से पराये घर आती है, अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ सौंप देती है, एक विस्थापित नागरी यहाँ से निकल के वहाँ जाती है, सब कुछ सौंप देती है, और उसको घर के नाम पे क्या मिलता है? कोरोना टाइम, संगरोध। तो जीवन भर स्त्रियां संगरोध में रह जाती हैं। तो उसी तरह से एक आध चीज़ और, एक जानकारी और दे दूं कि जो परी कथाएं लिखते थे या सुनाते थे, पहले तो सुनाते ही थे। 1697 1697 में फ्रांस की लेखिका थी मदाम द ऑलनाय। तो उन्होंने दूसरे लोग की चमत्कारिक कहानियां सुनाना शुरू किया था। कोंतेज दे फी, उसका नाम रखा था उन्होंने कोंतेज दे फी। तो ये कहानियां तो मौखिक लुप्त हो जाती, लेकिन 1812 में दो जर्मन बंधुओं ने, जेकब विल्हेम ने, जर्मनी में घूम घूम कर ऐसी कहानियां सुनी और उनको सबको मिला के किताब छाप दी, जिसमें सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो वाइट। एंडरसन एक थे लेखक, उन्होंने भी बहुत मज़ेदार कहानियां लिखी थी इस तरह की। लेकिन आज अगर सिंड्रेला ना होती, एलिस इन वंडरलैंड ना होती, स्लीपिंग ब्यूटी ना होती, स्नो वाइट ना होती, तो हमारे बच्चों की दुनिया कितनी खाली खाली होती। क्या सुनाते आप उनको, क्या भरोसा देते इस दुनिया प्रति? ये इतनी जालिम और क्रूर, इतनी क्रूर दुनिया है कि बचपन में अगर उनको, ठीक है परी कथाएं उनको इंद्रजाल में फंसाती हैं, लेकिन क्या कथा सुनाएंगे उनको? पैदा होते उनको हत्या कथाएं सुनाएंगे, अपराध कथा सुनाएंगे कि क्या हो रहा है, दुनिया इतनी खराब है, कि बचपन में ही उनका आगे जीने का मन न करे। तो कहीं ना कहीं ये कथाएं आपको, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए एक आश्वासन की तरह भी है। तो मैं तो बहुत अलग तरीके से इन चीज़ों को देखती हूँ। मैं मेरे लिए अवास्तविक होते हुए भी इसमें मैं एक अलग किस्म की वास्तविकता ढूंढने की कोशिश करती हूँ इस हॉरर में। और दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप लोग अब कुछ सवाल करेंगे तो मैं अब जवाब दूंगी, क्योंकि काफ़ी देर में बोल गई। इतना बोलना भी तो ठीक नहीं है। अब मैं लेती हूँ आपके सवाल, शुरू से लेती हूँ। हाँ अनक जी, परसों यमिन से कह रहा था कि जब तक लिखता हूँ उतने दिन ट्रांस रहता है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब आप लिख रहे होते हैं तो कहाँ से लाते हैं घटनाएं, वो दृश्य? किसी और लोक में जाते हैं ना, मनोलोक में। तो कोई और दुनिया है ना जहाँ से आप चीज़ें लाते हैं। नहीं जाएंगे तो आप क्या, यथार्थ कितना क्रूर है, और यथार्थ में वो रस कहाँ है? वो यथार्थ के पास वो चीज़ें कहाँ है? यथार्थ को खोलना पड़ता है ना, फैंटेसी के पासकोड से, कल्पना के पासकोड से यथार्थ को डिकोड करना होता है ना आपको। तो बहुत जरूरी है। पापोरी और चेतन मैंने बहुत कुछ होते हैं जो परिकथा से कहानी हो। बिल्कुल, देखो परिकथा क्या है ना, आश्वस्ति की तरह है। एक वंचित समुदाय या एक वंचित मन के लिए परिकथा एक आश्वस्ति की तरह है, जिससे हमारा बचपन थोड़ा गुदगुदाता है, थोड़ा सुंदर बनता है। सुंदर बनाने के लिए, हमारे बचपन को सुंदर बनाने के लिए। नहीं तो बड़े होने के बाद, तो एडल्ट होने के बाद तो दुनिया अपने असली रूप में आ ही जाती है आपके सामने। उसके बाद क्या फैंटेसी, क्या बचता है? फिर तो सच का सामना होता है। हाँ विजयश्री,
हाँ विजयश्री, अपने सपनों पर जरूर लिखना, क्योंकि मुझे भी लिखना है अपने सपनों पर। मैं एक ही सपना सालों से देखती आ रही हूँ, वो है पानी का सपना, और अथाह पानी। और मैं उसमें कभी उतरती नहीं हूँ, उसके किनारे बैठी रहती हूँ। और कभी कभी मंदिर की घंटी सुनाई देती है, कभी कोई पुराना प्राचीन मंदिर दिखता है। तो एक बार मैं दिल्ली में, एक सज्जन थे, ये वहाँ काम करते हैं, डीडीए में काम करते हैं, तो मेरे एक पत्रकार मित्र मुझे लेकर गए उनके पास, कि मैं बहुत परेशान थी इस सपने से। तो मैं, वो सपनों की व्याख्या करते हैं और हैंड राइटिंग देख के बताते हैं, तो मैं उनके पास गई। तो मैं ये सब करती रहती हूँ, कोई मुझे पता लग जाए वो कुछ बताता है तो मैं जाती जरूर हूँ। ये अलग बात है कि मैं उसका, उनके वो कहेंगे कि आप जाके इतना चित दान कर दीजिए और ये पहन लीजिए, ये सब मैं नहीं कर, मेरा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा मेरे हाथों में, कहीं भी कुछ भी, कोई कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई अगरबत्ती। मेरा मन होगा खुशबू के लिए तो मैं अगरबत्ती जला लूंगी। मेरे लिए देवता मेरे 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 हिसाब से चलते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमने उन्हें गढ़ा है, तो वो मेरे हिसाब, मैं भयभीत नहीं होती कि अरे देवता के खिलाफ बोलोगे तो देवता बिगाड़ देंगे। तो फिर वो देवता ही क्या हुआ जो बिगाड़ दे? बिगाड़ने के लिए मनुष्य बहुत है आपके पास, आपके मित्र बहुत है, बिगाड़ने के लिए देवता क्या बिगाड़ेंगे? देवता अगर है सच में तो देवता ही है। तो मैं बता रही थी आपको कि डीडीए में काम करते हैं, मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग चेक की, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि तुम पिछले जन्म में जल समाधि से तुम्हारी मौत हुई, और तुम शिप्रा नदी के किनारे एक मंदिर में एक योगिनी थी। तुमने शादी नहीं की थी, ब्रह्मचर्य था, योगिनी थी, लेकिन तुमसे एक पाप हुआ तो तुम्हें जल समाधि लेना पड़ा। मैं बहुत हंसी, मैंने कही तो मैं जन्म जन्म की पापी हूँ। तो वाह वाह वाह, मुझे अच्छा लगा कि पाप अनिवार्य चीज है, जरूर करना चाहिए। पुण्य तो का ढोल तो बहुत लोग पीटते हैं। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने जल समाधि खा ली हरिद्वार में। तो मुझे हरिद्वार से बहुत लगाव है, धार्मिक कारणों से नहीं, नदी गंगा की वजह से बहुत लगाव है। साल में एक बार जाके गंगा नहाना, इसलिए कि नदी में नहाना। बचपन में नदी में बहुत नहाई हूँ और डूबी हूँ। अब मैं एक बार नदी में डूब चुकी हूँ। भैया के पीठ पे मैं तालाब में, मेरा अपना पोखर था, उसमें हम लोग सब छप्पर छप्पर कर रहे थे, तो किसी ने भैया का पैर खींचा तो नीचे गिरे, तो मैं गिर गई नीचे। तो भैया ने ढूंढ के मुझे नीचे से निकाला, तब तक तो बुलबुले फूट रहे थे और मैं ऊपर आई सांस में सांस। तो पानी से एक भय तो है मुझे, लेकिन अब सपने में इतना पानी क्यों दिखता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन सपनों का एक रहस्य लोक है, उसको अगर पकड़ते हैं तो कई बार संकेत भी मिलता है। अब मुझे तो आने वाली घटनाओं का कई बार एहसास होता है। सदानंद जी नमस्ते, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपकी बिगड़ैल लड़की को आप सुन रहे हैं। मैं तो सदानंद जी की एक कविता है बिगड़ैल लड़की, उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और जब मैं इनको नहीं जानती थी, इनकी कविता पढ़ के मैंने इनको फोन किया कि आपने मेरे ऊपर कैसे कविता लिख दी, मैं तो आपकी बिगड़ैल लड़की हूँ, आप मुझे कैसे इतना जानते हैं। फिर उसके बाद हम मिले और इसलिए आप आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए। हाँ प्रियंका, शुक्रिया प्रियंका। तुम सपना सिंह, दुविधा क्लासिक कहानी, हाँ पहली फिल्म बनी थी दुविधा कहानी पे, विजय देथा जी की कहानी पे, पहली। दो फिल्म बन चुकी है। अब ये बताओ उसमें उस फिल्म में तार्किकता ढूंढेंगे आप, जैसे आस्था में लॉजिक नहीं चलता ना, वैसे ही आपके विश्वास बिलीव्स में आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। लेकिन आप उस कहानी के गुढ़ार्थ में जाइए, उस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी पकड़ने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या कहानी थी उस समय। कैसे एक स्त्री को पालकी में लगे, कहीं भी घूंघट में है, रख दिया जा रहा है, उसको पता नहीं, वो पहचान नहीं कर सकती। पूरी कहानी पढ़िए आपको, तो आपको पता चलेगा। शुक्रिया। अच्छा मनीष जी, चारू लिसनिंग द सेशन वांट्स टू आस्क व्हाई पेरेंट्स टेल स्मॉल नेचुरल फिनोमेना व्हेन वी ग्रो अप। हाँ, मैंने अभी जैसा कि बताया मनीष जी, मैंने आपका ये उस बच्ची को कहिएगा कि बचपन बहुत मासूम होता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, और उनको सपने देता है। ये जो परी कथाएं है ना, एक सपने और एक सुख देता है, इसलिए हम लोग परी कथाएं सुनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपने अनुभवों से जानते हैं कि ये सच नहीं है। बचपन में हम सच नहीं बता सकते उनको कि, लेकिन हाँ हम उन्हें जरूर कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देती। हम उन्हें कहते हैं परियां दिखाई नहीं देती। अच्छा, हम जब कोर्स में पढ़ाया जाता है उनको कि 3 परियां आके उनका वो काम कर देती हैं, उस टेलर की मदद करती हैं, तो कोर्स में भी पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे ये नहीं है कि हम उन्हें अंधविश्वासी बना रहे हैं या उस पर विश्वास करना सिखा रहे हैं। हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि हो सकता है परियां कोई स्त्रियां हो जो दूसरी स्त्री की मदद करने आती हो, रात को करके चली जाती हो, जिन्हें हम परी कहते हैं। परी एक मेटाफर है ना,
परी एक मेटाफर है जिसे हम एक अच्छी स्त्री के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको मेटाफर की तरह देखना चाहिए। और किसी भी चीज की परख बड़े होकर करना चाहिए। जैसे भूत मेरे दिमाग में बसा था, लेकिन मैंने भूत की खोज की, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, उस सच तक पहुंचना चाहती हूँ। तो हर बच्चे को हक होता है कि वो आगे चल के उन चीजों को देखे कि वो सच है या झूठ है। तो इसलिए हम उन्हें परी कथा, राजा रानी के किस्से सुनाते हैं। हर लड़की के मन में राजा को लेके कॉन्सेप्ट होता है, रानी को लेके, एक रानी को लेके की इमेजेस होती है। मेरा बचपन तो, हम सबका बचपन जो दौर था उसमें तो वो एक से एक राजकुमारियों के किस्से और रानियों के किस्से होते थे। तो क्या किस्से सुनाए जाए, हमारे पास और किस्से क्या है सुनाने के लिए? क्या हम उन्हें बचपन से ही सती सावित्री, सीता सावित्री के किस्से सुनाएं कि यमराज से उनके प्राण वापस लेकर आ जाती हैं? ये किस्से सुनने की उम्र नहीं है उनकी, उनकी उम्र फूलों और पत्तियों की है। तो इसलिए जैसी उम्र होगी वैसे ही कथा हम उन्हें सुनाएंगे। मालविका, थैंक यू। वंदना जी, थैंक यू। हाँ शालिनी, मैंने भी खूब भूत कहानियां सुनी, खूब। मैंने तो अपने संग्रह में भी उसमें से कुछ कहानियां डाली है। हाँ सही कर। खत्री जी ने तो खत्री जी पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे खत्री जी पे, क्योंकि खत्री जी ने तो लोगों को हिंदी पढ़ना सिखा दिया। जब उनकी किताब आई चंद्रकांता, तो लोगों ने हिंदी, दक्षिण भारतीय लोगों ने हिंदी सीखी। तो उनका योगदान है हिंदी को बढ़ाने के लिए। और आपकी भाषा के लिए अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि दुराना चाहिए, अछूत की तरह साइड रखो कि भूत कथाएं हैं। मैंने भी, हाँ संगीता जी नमस्ते, मैं भूत कथाएं लिखना चाहती हूँ। हाँ, पंखुड़ी सिन्हा, जयंती रंगनाथन, ये लोग भूत कथाएं का संपादन कर रही हैं। वो लोग सुन रही होंगी तो आपको जरूर मौका देंगी। मैं तो ना भूत कथाएं लिख रही हूँ और ना कोई संपादन कर रही हूँ, क्योंकि मैं पास और बहुत सारे काम है तो मैं कर रही हूँ। मैं देखिए, मैं अपने आप को चुनौती देती हूँ और अपना रेंज नापती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरी चुनौती थी कि मैं भूत कथाएं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मेरी किताब आई और मैंने भूत कथाएं लिखी। मेरे मन में कब से चल रही थी भूत कथाएं, तो मैं लिखना चाहती थी। और अभी बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो बना के रखे हैं। सीरज सक्सेना यहाँ है, उनको पता होगा। सीरज सक्सेना की पत्नी मेरी दोस्त है, तो उनका वीडियो भी है मेरे पास। उन्होंने उनकी घर के आसपास जो घटनाएं, पारलौकिक घटनाएं घटी थी, उसकी बातें सुनाई उन्होंने। मैंने वीडियो बना लिया। ईरा झा पत्रकार हैं, पता नहीं अभी आई हैं कि नहीं आई हैं। ईरा दीदी हमसे सीनियर है। ईरा दीदी ने अपनी आंखों से देखा हुआ मुझे सुनाया। उनके घर में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में उनको कोठी मिली थी। उनके पिताजी को, बहुत बड़े ऑफिसर थे, कोठी मिली थी। उनको कोठी छोड़ना पड़ा क्योंकि आए दिन इन लोग के कभी पत्थर बरसने लगे, कभी बर्तन उछलने लगे। तो ये ईरा दीदी ने सुनाया, मैंने उनका भी वीडियो बना के रख लिया है। तो मेरे पास कहानियां बहुत है। अनिल कुमार सिंह जी कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने अपने साथ घटी हुई एक घटना सुनाई कि जब रात को वो सो रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था। तो वो भी मेरे पास है। तो आए दिन लोग मुझे अपनी कहानी आके सुनाते हैं, मुझे सुनाते हैं। मैं वही अनुभव करना चाहती हूँ जो मुझे हाँ सपना आज रात की नींद, आज तो तुम्हें कहीं दीप चले कहीं दिल, यही होने वाला है। कोई है बच्चा टाइप होगा, देख लेना। परनानंद सिंह, हाँ थैंक यू, आप आई। हाँ पुष्य जी, हाँ आपको तो मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, जैसे पुष्प जी एक बात कि जैसे आपके पास रिमोट है तो आपको कौन सा चैनल देखना है कौन सा नहीं बदल लीजिए। उसी तरह से आपको भूत कथाओं में इंटरेस्ट है, भूत कथाएं पढ़िए। आपको धर्म कर्म की कथा पढ़नी है तो आप गरुड़ पुराण बाँचिए। और आपको अपराध कथा पसंद है वो पढ़े, आपको प्रेमचंद पसंद। देखिए अपनी अपनी पसंद, जिसको जो पसंद है वो पढ़े। लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकते कि अगर भूत कथा लिख रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सत्यानाश हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे सत्यानाश हो गया। हिंदी का इतना नुकसान है, साहित्य इतना अगर इतना नुकसान, ऐसी चीज है साहित्य कि एक भूत कथा लिख देने से साहित्य का बड़ा नुकसान हो गया, तो नुकसान हो जाना ही ज्यादा अच्छा है। और अच्छा उषा किरण जी, मुझे बहुत डर लगता है भूत से। आज रात, आधी रात को जब उधर देखेगा ध्यान से, ऐसे आएगी चलती हुई। नमस्ते गीता जी। नहीं नीलिमा, लेट नहीं हुई, कभी लेट नहीं होता। शिशिर सोनी,
नमस्ते मेरे पत्रकार मित्र आए हैं। ये जेंडर से केवल हाँ हाँ, भूत भूतनी नहीं, मैं दोनों को साथ रख के भूत और भूतनी पे, मुझे सिर्फ चुड़ैल पर आपत्ति है और डायन पर आपत्ति है। मैं इन दो शब्दों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। जो मैंने भूत शास्त्र पढ़ा अभी, उसमें भूत सबसे पिशाच पिशाचनी ये बहुत खराब होते हैं। पिशाचनी कहते हैं कि महाभारत में पांडवों की तरफ से एक जाति लड़ी थी, वो पिशाचनी जाति थी जो भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत पे रहती थी। तो मैं पिशाचनी, लेकिन वो भी बाद में उसको वो दैत्य दानव ये सब प्रजातियां थी, असुर ये सब प्रजाति है। तो मैं बाद में इनको वो बना दिया गया, राक्षस थे और ये। तो मैं इसको ये नहीं कह रही कि भूत अभूतनी, ज्यादातर हिंदी फिल्मों में तो भूतनियां ही दिखाते हैं। पुरुष भूत कहाँ है? हाथ में कैंडल लेके ही करके कौन भागता है? चीखते हुए कौन भागता है? हीरोइन है, सफेद साड़ी, पैर उल्टा, बाल खुले हुए, कौन सारी स्त्री? अभी भी भूत देखा, उसमें भी स्त्री नहीं, उसमें पुरुष भूत है। भूत में पहली बार कोई पुरुष भूत दिखा। ज्यादातर स्त्रियां भूतनी। तो आप भूत भूतनी को एक समान मानिए। और भूत शास्त्र में भूतों को सबसे अच्छा माना गया है। जिन को भी अच्छा माना गया है, लेकिन जिन पीछे बढ़ जाता है। जिन गंध से अट्रैक्ट होता है। कहते हैं अगर जिन को आपने काम नहीं दिया तो आपको मार देगा। तो बचपन में हमने एक किस्सा सुना था कि एक जिन, जिसका जिन होता है ना, उसको बहुत तंग करता है कि काम दो। जिन को हमेशा काम चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, भूत की तरह, जिन की तरह काम करता है। बहुत काम जो लोग करते हैं उनको कहते हैं जिन की तरह काम करता है। तो जिन क्या कहता है कि जो मालिक था जिन का, वो परेशान हो गया कि हर समय काम मांगता है मुझसे, मैं इसको कहाँ से काम दूं। तो जिन ने क्या, उसके मालिक ने क्या उपाय निकाला, क्या करे क्या करे क्या करे। तो उसने कहा कि कुत्ते की दुम सीधी कर दो। तो तब से लेके आज तक युगों से जिन कुत्ते की दुम सीधी कर रहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उसका मालिक बड़े आराम से है, क्योंकि जिन उसको परेशान नहीं करता है। हाँ जी, सत सोनी जी, अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। ओम सप्रा जी, बहुत बढ़िया। जयश्री जी, नहीं, मुझे प्लेनचेट पे बिल्कुल विश्वास नहीं है बाबू। थैंक यू राहुल जी, राहुल हेमराज जी, अंजू शर्मा। हाँ, हिचकॉक भी, अल्फ्रेड हिचकॉक बोला ही तो मैंने। एकता प्रकाश, हाँ, गांव में अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गांव में ही सबसे अधिक भूतों के किस्से सुनाई दिए हैं। सबसे अधिक किस्से गांव में भूतों के सुनाई देते हैं। गांव में भूत वाले किस्से, शहर में बहुत कम। शहर में तो मैंने वही सतसोनी जी को पढ़ा, दिल्ली में गई। और हॉन्टेड प्लेसेस कितने हैं इंडिया में, आप गूगल में पढ़िए हॉन्टेड प्लेसेस। ब्रिटेन में भी मैं जहाँ गई थी, वो जब मैं घूम रही थी तो दिखाई कि एक किला है और रोज रात को इसमें से छपक छपक सैनिकों के पानी में कूदने की आवाज आती है। तो विदेशों में तो बहुत हॉन्टेड, और अपने यहाँ भी राजस्थान में कई हॉन्टेड किले हैं। और वो एक है ना जहाँ कुंभलगढ़ और नाहरगढ़ भी हॉन्टेड माना जाता है शायद ऊपर में। कई है जहाँ पे और टीवी पे तो एक सीरियल भी आता था भूतों पे, कि उसमें रिपोर्टर्स जाते थे और रात भर रह के खोजते थे, उनसे भूत नहीं मिलता था। तो उस पर वो सीरीज बना था वो। नीलिमा शर्मा, भूतों से मत डरो, इंसानों से डरो, बहुत खतरनाक होता है। भूत बहुत मददगार होते हैं। निवेदिता शकील, हाँ, भूत तो बचपन से हमारे बीच रहता है, हमारी चेतना से कहानियों में। जी बिल्कुल सही, वही तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं उसको कैसे अलग कर दूं। हाय लावण्या जी, अमेरिका से लावण्या जी मुझे सुन रही हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी की बिटियां हैं लावण्या जी। और पंडित नरेंद्र शर्मा जी को तो आप सब जानते होंगे, कितने अच्छे अच्छे गीत लिखे। लता जी ने उनके सारे गीत, इतने अच्छे गीत गाए। लावण्या जी की कहानी का मैंने जिक्र भी किया है यहाँ। हाँ प्रज्ञा, शुक्रिया प्रज्ञा पांडे, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती हो, जब भी लाइव करती हो तुम साथ में रहती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अंजू, तुमने समझा कि मैं मनोवैज्ञानिक बात कर रही हूँ। नम्रता, शुक्रिया। अरे यार बस, शुभम तिवारी, इप्सिता रॉय चक्रवर्ती जैसे वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले विच डॉक्टर्स के बारे में आपका क्या मन? हाँ, अरे देखिए, मैं यूरोप में आप कहीं चले जाइए, चुड़ैलों के टॉयज मिलते हैं और शोज होते हैं बाकायदा, भूत शोज, घोस्ट शोज। और उसमें जो बाहर में शोज के टिकट बेचने वाले होते हैं, वो भी भूत और चुड़ैल बन के घूमते रहते हैं, पूरा सिटी सेंटर के आसपास वो घूमते रहते हैं। तो वहाँ बाकायदा घोस्ट टिकट लगा के आप घोस्ट स्टोरीज देखने जाइए और सुनने जाइए। और तो नहीं, मेरे विचार से क्या होता है शुभम जी, मेरा ये मानना है कि चुड़ैल से मेरी घोर असहमति है। क्योंकि जो मैंने भूत शास्त्र में जो भूतों के थोड़ा स्टडी किया, उसमें ये लिखा है कि चुड़ैल
चुड़ैलें वो बनती हैं जो गर्भवती स्त्री होती है और प्रसव के दौरान मर जाती है या गर्भ के में बच्चे लेके मर जाती है, तो वो चुड़ैल बन जाती है। मतलब वो इतनी खूंखार होती है, जो खूंखार बनती है, वो जो खून पीना चाहती है, पिशाचिनी, जो दूसरे जो क्रूर होती है वो चुड़ैल। और भूत प्रेतनी भी ठीक होती है, भूत भूतनी ठीक होती है, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए और चुड़ैल लोग हमारे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चुड़ैल कहीं की। ये औरतों को ना डैमेज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, डायन है, मार देते हैं आदिवासी स्त्रियों को, डायन है। और चुड़ैल मुझे बहुत आपत्ति है, मैं तो मंचों से भी बोलती हूँ कि चुड़ैल और डायन, ये दो शब्द को से बाहर कर देना चाहिए। भूत भूतनी ठीक है, जो अच्छे हैं। हाँ सदानंद जी, भूत से आप नहीं डरती, लेकिन क्या पता भूत से डरता हो आपसे, ऐसी कोई कहानी बताइए। सदानंद जी देखिए, भूत भूत मैं इंतज़ार में हूँ कि शायद मेरे बचपन में बहुत भूत के किस्से थे और पत्तों की खरखराहट। हम शाम को गाछी में नहीं जाते थे और मेरी आंखों के सामने एक मेरे भाई थे आंगन के, उनको मैंने भूत खिलाते देखा, ओझा को भूत उतारते देखा है, लेकिन भूत नहीं देखा। तो लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं होती, वही लोग हैं, वही परिवार है, वही गाँव है, वही घर है, वही खेत है, वही बागीचा। पता नहीं भूत कहाँ गए, क्या पता, हो सकता है गाँव छोड़ के चले गए हों। तो भूत मुझसे डरते हैं नहीं, मुझे हो सकता है डरते हो, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, और भूत मिलेंगे तो उनका डर दूर हो जाएगा। डरने वालों को एक दूसरे, आपको जिससे भय लगे उससे जरूर मिलना चाहिए। तो भूतों के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आपको मुझसे डर लगता है तो मुझसे मिलिए, एक बार मिल तो ले, रिश्ते ही रिश्ते। रैगर पूरा करोल बाग। एकता प्रकाश मैंने भी बहुत सुना है, निवेता शीला है। हाँ निवेता जी, थैंक यू। मेरी कहानियाँ मैं थोपने की कोशिश नहीं करती हूँ कि कहानी को आप कोर्स में लगा दो, इस कहानी की आप बड़ी विवेचना करो, पढ़ो, आनंद लो, और इसमें से अगर कुछ मोरल ऑफ स्टोरी कुछ आपको समझ में आती है कि आपके समाज में हिस्टीरिया जिन औरतों को आती थी, अब आप आ जाइए आप इस बात पे कि गाँव में सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड जिन विरहनी स्त्रियां, जिनके पति उनके सेक्सुअल डिजायर को नहीं समझते, जो बाहर चले गए, जिनको नहीं पता स्त्रियों के डिजायर भी कोई चीज़ होती है, उनको हिस्ट्रिया आता था ना, मैंने देखा है। और उनको क्या ओझा से उनकी पिटाई ठुकाई होती थी, ओझा आता था भूत उतारने उनको। उन स्त्रियों के बारे में सोचिए, किसी ने ये सोचा ये इसको बीमारी है या इसके ऊपर भूत है? कितनी स्त्रियों पे अत्याचार हुए हैं, हिस्ट्रियाई औरतों पे भूतों के नाम पे कितने अत्याचार हुए हैं, तो आप उनके बारे में भी सोचिए। तो इसलिए मेरा वो सब भी एक्सपोज करना मेरा लक्ष्य है कि गांव में कितनी स्त्रियों पे जिनको हिस्ट्रिया था और जिनको भूत कह के उनके साथ अत्याचार हुआ है। और ओझा क्या बदतमीजियां करते थे, क्या मारते थे उनको, और धुआं करके मिर्च झोंक झोंक के उनकी हालत सब आंखों देखा है मेरा गाँव का। इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कोई फिल्मी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा बीता है गांव में, इसलिए मुझे पता है ये सब, और आसपास देखा है मैंने लोगों को भूतों से खेलते और खिलाते, और रुचि बहुत है मेरी, इसलिए मैं बहुत जाती हूँ। मुझे पता लग जाए तो छोड़ू ना, मुझे अभी पता लगे किसी के ऊपर भूत आता है तो मैं चली जाऊँ बात करने। रानी सुमिता, परलौकिक अनुभव की अपनी पिछली पीढ़ी के कई किस्से सुने, साइंस नहीं मानता पर अनुभव होता है। जी, अब जिनको अनुभव होते हैं उनको जरूर दर्ज करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं हुआ तो मैंने अनुभव लिखा ही नहीं। मैंने तो गाँव में सुनी हुई कहानियों को लिखा है, और उन कहानियों के साथ साथ ये लिखा है कि औरतों पर अत्याचार हुए, इसलिए लिखा है भूत के नाम पे, औरतों को बहुत भूत चुड़ैल डायन के नाम पे जो औरतों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, मैं उसको एक्सपोज करना चाह रही हूँ। बख्शी सीरियल से भूत था विश्लेषण खानदानी था, भूत मन का वहम है, हो सकता है भूत का मन का वहम हो। तो हम सब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरते हैं ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी तो होता है, वही मैं कहाँ कर रही हूँ कि वहम नहीं है, मैं थोपने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वहम हो, मैं तो कुछ भी ना अंधविश्वास थोप रही हूँ। मैं तो आपके सामने मैंने वो बातें रखी कि हमारे यहाँ, हमारे परंपरा में, वेदों में, महाभारत में, हमारे इसमें ये चीज़ें हैं, हमारी लोक कथाओं में, हमारी सत्य कथाओं में की कहानी बहुत हैं। मैं उनको सुनती हूँ, उनको लिखने की कोशिश करती हूँ, उनको मैं लिखना चाहती हूँ। मैं
परलौकिक कहानी और लिखूंगी, चाहे भूत की न लिखूं, हो सकता है पुनर्जन्म की कहानियां लिखूं, कुछ निशान अगर मुझे मिल जाए जो मुझे मेरे जहन में है तो मैं लिखूं, कोई ऐसा केस मिल जाए जो पिछले जन्म की बात बताए और साबित हो, जो मेरे बचपन में नीरज का साबित हुआ था, 6 जन्म मेरी आंखों के सामने साबित हुआ था। मेरे पिताजी उस केस की तफ्तीश कर रहे थे, वो जाते थे, पुलिस जाती थी साथ में, वो तो मेरी आंखों देखा है, लेकिन अब वो फैमिली कहाँ है मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैं दोबारा जांच नहीं कर सकती। मैं तब की बात मैं भी नहीं मानूंगी, मैं अब की बात मानूंगी। अब उस समय इतना विवेक नहीं था कि मैं उसको सच और झूठ में फर्क कर सकूं। जिन की भी कहानी कही, हाँ शिशिर रंजन जी, देखिए जिन के बारे में हमारे यहाँ कहते हैं जिन बहुत आशिक मिजाज होता है, और हमारे यहाँ हमारे बचपन से हम लोग पर पाबंदी थी कि घर की लड़कियाँ एक तो चित्त नहीं सोएंगी, दूसरा शाम को सुगंध नहीं लगाएंगी, श्रृंगार नहीं करेंगी। तो एक आदत सी पड़ी है कि चित्त तो सोते ही नहीं है घर में, मतलब चित्त सोने की आदत ही नहीं है, क्योंकि वो जिन एकमात्र सेक्सी भूत है जो सुंदर स्त्रियों पे, सुगंधित स्त्रियों पे फिदा होता है, और कहते हैं कि वो उन स्त्रियों के साथ हम बिस्तर होता है, उनके साथ वो उनके सेक्सुअल डिजायर पूरी करता है। तो ये भी तो वहम ही हो सकता है ना कि आप सेल्फ प्लेजर ले रहे हैं और जिन की कल्पना करते हैं, तो हो सकता है सेल्फ प्लेजर ही जिन हो। हाथ वाली कहानी हमने भी सुनी है, सही में नम्रता जी, और बिहार में तो सब लोग सुने होंगे, कई जगह कहा जाता है। मैं फिल्मों की बात नहीं की है सपना, इसलिए मैं फिल्मों तक नहीं गई हूँ कि मैं तो साहित्य तक हूँ। फिल्मों में तो बहुत भूत है, अलग अलग तरह के भूत हैं, अतिरिक्त इच्छाओं वाले भूत हैं। अब देखिए जैसे स्त्रियां भूत बनती हैं, लोग कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं बच जाती हैं वो भूत बन के अपनी अतिरिक्त इच्छाएं पूरी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर भूतनियाँ ज़्यादा हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, तो उनकी कितनी इच्छाएं अतिरिक्त रही होंगी कि वो भूत बन के आती हैं? चाहे हमारा वहम ही हो सकता है मेरा वहम हो, तो मुझे ये वहम क्यों हुआ? कहीं कोई तो बात है, धुआं है कहीं तो आग होगी, हर आग में धुआं नहीं, लेकिन हर धुआं के पीछे आग तो है ना, तो ये धुआं ही तो है, तो कुछ तो आग है, कुछ तो स्त्रियों की दशा दिशा पे आपको सोचना पड़ेगा। अनक जी, हाँ हम लोग भी बहुत कॉलेज में बात करते थे, हॉस्टल में तो मत पूछिए, हम लोग रेलवे लाइन पे भूत ही देखा करते थे, कोई छाया गुजरती थी तो लगता था भूत गुजरा इधर से, हम लोग कहते थे भूत 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 भूत, और खिड़की बंद, ऐसा लगता था कि जैसे आंख बंद कर लिया तो सारी समस्या खत्म, खिड़की बंद कर ली तो रेलवे लाइन मतलब भूत नहीं आएगा। कितने हम लोग कितने नादान थे, कितने भोले थे। तंत्र का बिल्कुल सही, अरे जातक कथाएं, बुद्ध की जितनी जातक कथाएं पढ़ो ना, कितने चमत्कारों से भरी हुई कथाएं। अब ऐसा कहीं होता है? ये सब परलौकिक कहानियां ही है, पंचतंत्र, जातक कथाएं, सब तो तोता मैना के किस्से, सब तो परलौकिक कहानियां हैं। आपके पास जितना भी मटेरियल है जो मिथक है वो सब परलौकिक कहानियां हैं। आप कितनों को झुठलाएंगे, कितनों को बाहर करेंगे हम। हाँ फिल्म तलाश को, हाँ फिल्म तलाश में देखिए आप, नहीं आप किसी भी फिल्म में तलाश ही क्यों, जब आप किसी भी फिल्म में देखिए कि स्त्री जब भूतनी बनती है तो क्यों आती है? बदला लेने। ओम शांति ओम में क्या है? बदला लेने आई है ना, वो हाल की कहानी है, उसमें बदला लेने आती है, असली की जगह वो भूत आ जाती है। और एक और कहानी, एक और फिल्म है जिसमें कोर्ट में गवाही देती है भूत आके, अपनी हत्या की गवाही देती है। तो ये क्या है? तो हमें उसमें भूत नहीं, ये देखना है कि कितना अन्याय हुआ, और न्याय नहीं मिला तो भूत को आना पड़ा, आत्मा को आना पड़ा अपनी गवाही देने। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था पे चोट। विजयश्री, भय एक रोमांच पैदा करता है। हाँ सही बात है, भय का कारोबार है, भय एक मनोरंजन है, इसलिए कोई फिल्में बनती हैं और लोगों को पसंद भी आती हैं। और अनग, हाँ अनग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानवर हमारे यहाँ भी कि जानवरों की भाषा, अब जैसे कुछ लोग पक्षियों से बात करते हैं, सुग्गे से बात करते हैं कुछ लोग, हीरामन तोता कितना बोलता था, उससे बातें करते हैं राजा। सत्यजीत रे की कहानियों में भूत है। हाँ अरे मैंने तो अभी भूत कथाओं पे मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मैंने बहुत ढूंढा, बहुत सारे लोगों ने पारलौकिकता को किसी न किसी रूप में लिया है, आभासीय सत्य के रूप में ही सही, लेकिन जो आपको आभास होता है कई बार वो क्या है? और मैं तो सीधा बात कहती हूँ कि आप जब लिखने बैठते हैं तो प्रेतात्माओं को अपने ऊपर बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? आप कैसे प्रति संसार कैसे रचते हैं? कहाँ से आती है आपके दिमाग में उस दुनिया की का खाका? कौन देता है? और जब आप कथा में घुसते हैं तो एक के बाद किरदार आते हैं, कहाँ से आते हैं? आपकी उंगलियों में क्या है? कोई तो ताकत है कि
पात्र अपने आप घुसे चले आते हैं, वो अपने आप को आपसे लिखवाते चले जाते हैं। न पात्र मरते हैं न जिंदा होते हैं, अचानक कोई घटना लिखते लिखते एक पात्र घुसता है अंदर, प्रवेश पाता है, तो जन्म होता है पात्रों का। आप जिस समय लिख रहे होते हैं पात्रों का जन्म होता है। पात्र मरते हैं, पात्र गायब होते हैं, पात्र छूट जाते हैं आपकी चेतना से। अपर्णानंद जी थैंक यू, शुभम तिवारी जी थैंक यू। आप शायद टाइम हो गया, मनीष जी बताइएगा कितना टाइम हो गया, तो फिर मैं उसी हिसाब से रुकूंगी यहाँ, नहीं तो सबको धन्यवाद एक एक करके। पवन करण जी धन्यवाद, एकता प्रकाश धन्यवाद, सपना विजयश्री, लवन्या जी, प्रत्यक्षा ये सही बोला तुमने। रात ठीक आधी रात को जब गजर होता है तो एक आवाज आती है, कोई है कोई है कोई है कोई है, और चमगादड़ ऐसे भागता है, उल्लू चिकमते की करके धड़ाम से आवाज होती है। ओह माय गॉड, रात को 12 बजे करना चाहिए था। सही 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 सही, बड़ा मजा आता। फिर तो मुझे भी भूत बन के आना पड़ता, मैं आपका खून पी जाऊंगी टाइप का करना पड़ता, धर्मेंद्र की तरह। दोस्तों कोई नहीं, सुनीता, डॉक्टर सुनीता थैंक यू, तुम आई। हिरेंद्र झा थैंक यू, आप आए। अरे कोई छूट रहा है तो बोलो भाई, सबको थैंक यू। प्रवीण झा, अरे अस्पताल के भूत बहुत सुना है, पता है मेरी किताब में एक अस्पताल का भूत है। अस्पताल में एक लड़का भर्ती होता है, उसमें एक डॉक्टर उसका इलाज करती है, वो भूत होती है, वो इलाज करती है। ये भी किसी ने मुझे सुनाई तो मैं क्या करती, मैंने लिखा। किसी ने पूरी कहानी सुनाई तो मैंने लिखी की कहानी। अब वो भूत भी डॉक्टर होते हैं, अस्पताल के भूत बहुत होते हैं। आपको तो बेहतर पता होगा प्रवीण जी, ऐसे भूतों के साथ आप काम करते हैं, कहानी आप भी सुनाइएगा। हाँ अंजू, बिल्कुल, हर स्टेट का अपना अपना अलग मान्यता होती है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये मनीष जी कहाँ हैं बताइए, टाइम हो गया। आज कुछ बंदा जी का भूतिया पढ़ने का मन मैं रोज मैं लाइव से बहुत, पवन करण जी थैंक यू, मैं रोज लाइव नहीं आ सकती, मुझे अजीब सा लगता है हो गया ना, आप लोग से बात होगी। मनीष जी बोलिए कहाँ है, हो गया टाइम हो गया। ए भाइयों बहनों, प्रत्यक्षा के भाइयों, मेरी बहनों, ये बताओ कि टाइम हो गया तो मैं अब फिनिश करूं। हाँ सुनीता जी, हाँ। अरे सुनीता जी, तो मैं तो पर्सनल चीजें बताती नहीं हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदारों में खास बहुत नजदीक वालों में देखा है कि क्या बताऊं, बहुत सारी बातें पब्लिकली नहीं करनी होती है, लेकिन मैंने देखा, मैं साथ में हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ कि आओ मुझसे मिलो। अरे आप सोच नहीं सकती, जिन दिनों मैं अवसाद में थी 2 साल, तो मैं बाकायदा मन ही मन कहती थी, अब बोल के कि आओ आओ मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। बहुत डिप्रेशन में 2 साल रही हूँ, वो जिंदगी की अलग कथा है, कभी बात होगी उस पर।